राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, ग्रेड पेस्ट की परीक्षा है वो बिल्कुल अब सर के ऊपर आ चुकी है और आप लोगों के मेरे पास में जो मैसेज आते हैं कि सर पेस्ट ग्रेड जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है उसको आप कुछ करवाइए, तो उसी श्रृंखला में अपन ने एक क्लास डेली जीके की शुरू कर दी है और एक क्लास अपनी रहने वाली है स्कूल मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो RT एक्ट 2009 से संबंधित रहने वाला है। अपन ने एक नया तरीका अपनाया है जिसमें अपन PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट PYQ कर लेंगे, लेकिन उसके साथ में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक बार टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद में एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है इन सब की चर्चा भी अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल पर विजिट जिस भी साथी ने सबसे पहली बार किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी आपको कंटेंट मिले वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, और ये PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि ये PDF आप लोगों को मिल सके, और वीडियो को शेयर कर देना। अब आज के अपना जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है RT एक्ट 2009, उसके बारे में कंप्लीट अपन चर्चा करने वाले हैं। PYQ के साथ में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं हमेशा पढ़ाता हूं, और इस बार आपका व्याख्याता बनने के सपने में जो भी सपना है उसमें कुछ अहम योगदान मेरा रह सकता है। यदि आप इस क्लास को अंत तक देखोगे तो RT जो एक्ट है 2009 वो कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। शुरू करते हैं। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावशाली हुआ? इनके आंसर अपन लास्ट में देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, उसके बाद में अपन पहले थ्योरी करके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? इस प्रकार से हैं कि एक कथन दे रखे हैं, उसके बाद में नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है और एक के रूप में लिखित है और दूसरा उसका कारण आर के रूप में है। ये एक भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान RT शिक्षा नियम 2011 के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन सही है? इनके आंसर में वीडियो के अंत में बता रहा हूं, पहले थ्योरी करके आएंगे अपन लोग। थ्योरी को समझेंगे शॉर्ट 10 मिनट में, और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर कितना आसान हो जाएगा। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान करना है। RT अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? मतलब धारा का क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको धारा पता होना चाहिए। RT अधिनियम के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है, कौन से बच्चे को है? यानी उसकी समरी आपको पता होनी चाहिए। RT अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या इतनी है तो कितने अध्यापक लगाए जाएंगे? मतलब आपको न्यूनतम कितने विद्यार्थियों पर शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और RT अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया करते समय निम्नलिखित में विचार सम्मिलित, मतलब आपको ये होना चाहिए पाठ्यक्रम किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, ये डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। और शिक्षा अधिकार 2009 के लिए अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित कीजिए, मतलब आपको कितने अध्याय है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और कौन सा अध्याय किससे संबंधित है। तो अब अपन शुरू करते हैं, उसके बाद में अपन इन क्वेश्चन का आंसर से देखेंगे। सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स, एक ही माध्यम अपना टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अपन चर्चा करने वाले। इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से ये चर्चा में आया, किस प्रकार से इसको पारित किया गया? सबसे पहले एक हंटर आयोग, जिसे अपन भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ये आया 1882 में, यानी 1882 में हंटर आयोग आता है, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कब आता है? 1882 में। उसके बाद में आता है गोखले बिल। इसका प्रस्ताव रखने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले बिल का प्रस्ताव किसने रखा?
गोपाल कृष्ण गोखले ने कब रखा? 18 मार्च 1910 को केंद्रीय विधान परिषद दिल्ली से प्रस्ताव रखा, यानी दिल्ली के अंतर्गत इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। शिक्षा के अधिकार के जनक किसको माने जाता है? शिक्षा के अधिकार के जनक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। यह आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। इसके बचे हुए पीवाईक्यू नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो शिक्षा के अधिकार के जनक किसको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के अधिकार का जनक कौन है? याद करके चलो, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद में आता है पटेल बल। 1917 में विठल भाई पटेल ने ये रखा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बिल, यानी इसने कहा कि बच्चों के लिए प्राथमिक जो शिक्षा है 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य होनी चाहिए। ये मुंबई प्रांत में रखा गया। उसके बाद में वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना आती है। इस फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन चाहे किसी भी पेपर में आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना कब अस्तित्व में आई? तो ये 1937 में आई। याद होना चाहिए कब आई? 1937 में। उसके बाद में किसने वर्धा शिक्षा? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन आएगा कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? महात्मा गांधी। और वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा योजना के जो अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे, वो अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और समिति के अध्यक्ष आगे लिख भी दिया ना, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन है। 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की चर्चा इन्होंने की कि 7 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। 1944 में आता है सार्जेंट आयोग। 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। 1944 में कौन सा आयोग? सार्जेंट आयोग आता है, जो कहता है 6 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। अब आपको पर्टिकुलर ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ष में कौन सा आयोग आया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, देखने को मिल जाएगा आपको एक क्वेश्चन। 1948 में आता है डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग कब आया? 1948 में। 1952 में मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 1953 में कौन सा आया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 1958 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1958 में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। 1961 में एनसीईआरटी, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना होती है। की स्थापना कब होती है? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में। 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग आता है। कौन सा आता है? 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी होते हैं, उदयपुर के निवासी। 1968 की अपन बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली आती है। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली, और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड आती है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेकंड पर आ जाती है। 1993 में यशपाल समिति का गठन किया जाता है। डॉक्टर प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में यशपाल समिति। 2005 में एनसीएफ आ जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेम। नेशनल करिकुलम फ्रेम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। और 2009 में आ जाता है आरटीई एक्ट, जिसको अपने को कंप्लीट पढ़ना है। और 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी अपन अलग से कवर करेंगे। ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अभी तक अपने देश में टोटल 3 शिक्षा नीतियां आई। उसके बाद में अपन इनकी कोठारी शिक्षा आयोग को यहाँ चर्चा करने वाले हैं नहीं। तो अब अपन आरटी का सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक
रूप कैसे आया, संविधान के अंदर किस प्रकार से प्रावधान हुआ। तो संविधान में एक संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में है। जब आप पॉलिटी में भी देखते हो ना, तो एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसी में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसके द्वारा क्या किया गया, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया। समवर्ती सूची में डाल दिया शिक्षा को, पहले राज्य सूची में था, हटा के 2 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन करके भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। किसके अनुच्छेद में डाल दिया गया, अनुच्छेद 21 क में डालकर शिक्षा को कैसा अधिकार बना दिया, एक मौलिक अधिकार बना दिया। किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब चलते हैं आरटी एक्ट 2009। कई बार तो इसका पूरा नाम भी आया हुआ है, आरटी एक्ट का वास्तविक नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अलग अलग यदि अपन पीवाई करेंगे वहां देखने को मिलेगा कि इसका नाम क्या है, फिर वहां मिलेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2010, 2011 इस प्रकार से। तो आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है आरटी 2009। इसमें किस आयु स्तर के बच्चों की बात की गई है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है, यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा की बात आरटी एक्ट में की गई है। ये कब पारित होता है, सबसे पहले ये राज्यसभा से पारित होता है, लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन होते हैं। राज्यसभा में ये 20 जुलाई 2009 को पारित हो जाता है, 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हो जाता है। उसके बाद में 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हो जाता है। उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति की साइन हो जाते हैं और गजट प्रकाशित 29 अगस्त 2009 को गजट में प्रकाशित हो जाता है और संपूर्ण देश में लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2010 को। उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर था और भारत ऐसा करने वाला 135वां देश बन जाता है। निःशुल्क शिक्षा की बात करने वाला भारत कौन से नंबर का देश हो जाता है, 135वां देश हो जाता है। इस प्रकार से आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हो जाता है। इसमें कितने अध्याय है, तो इसमें 7 अध्याय है और 38 धारा है। 7 अध्याय है और 38 धारा है। 2012 में एक धारा जोड़कर अब कितनी धारा कर दी गई, 39। लेकिन आज भी मानना यही जाता है कि इसमें 7 अध्याय है और 38 धारा है और एक अनुसूची है, एक अनुसूची है। संशोधन कब कब हुआ, 2012 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में अनुसूची में क्या संशोधन हुए, ये अभी तक नहीं आए हैं। पढ़ना है तो आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो। विशेष अपन बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 केंद्र द्वारा 9 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। वहां क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वो लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन नियम जो 2010 वाले हैं वो लागू होते हैं 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2010 को लागू हो जाता है। राजस्थान ने कुछ संशोधन करके इसको लागू करता है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के द्वारा आता है। इसका प्रकाशन 29 मार्च 2011 को और लागू 1 अप्रैल 2011 को लागू हो जाता है, 1 अप्रैल 2011 को। लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2009, तो इसका नाम है लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को।
परंतु आप लोगों को एक बात याद रखनी है, बात याद ये रखनी है कि आपको ऐसे बोले कि राजस्थान में कब लागू हुआ, तो राजस्थान में याद रखना 1 अप्रैल 2011। यदि इसकी भी बात कर ले तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू होता है नियमावली बना के। क्या बना के? नियमावली। और इस अधिनियम की जगह नियम 2010 की बात करें तो वो कब लागू होता है? वो लागू होता है 9 अप्रैल 2010 को लागू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार क्वेश्चन बना है। चलते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे अध्याय नंबर 1 की, जिसका नाम है प्रारंभिक। पहले अध्याय प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक नाम है। इसमें धारा 1 आती है और धारा 2 आती है, इस वजह से ये सबसे छोटा अध्याय है। सबसे छोटा अध्याय है अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है प्रारंभिक, जिसमें 1 धारा और धारा 2 आती है। 1 में नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा 1 में कहा गया इसका नाम क्या होगा, विस्तार कहाँ तक होगा और ये कब लागू होगा और इसका प्रारंभ कब से होगा। धारा नंबर 2 में है विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, जैसे समुचित सरकार क्या होगी, बालक कौन होगा, प्रारंभिक शिक्षा का महत्व क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि प्रारंभिक शिक्षा कौन सी होती है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की को प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं और इसमें 6 से 14 वर्ष के छात्र छात्राएं आते हैं और केंद्र, राज्य और संघ इसमें समुचित सरकार के रूप में लिखे गए हैं। अध्याय नंबर 2 है जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जो अधिनियम शब्द है वो हट जाएगा। पहले का नाम है प्रारंभिक, दूसरे का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें धारा नंबर 3, 4 और 5 आने वाली है। 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बात की गई है धारा नंबर 3 में। 3 का डबल होता है 6, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये बात कही गई है धारा नंबर 3 में। धारा नंबर 4 में कहा गया है कि आयु स्तर के अनुसार प्रवेश होना चाहिए। जैसे 8 वर्ष की आयु का कोई बच्चा है तो उसको कक्षा 1 में प्रवेश मत दो, उससे बच्चा डिमोटिव होता है। आप उसे कक्षा 3 में प्रवेश दो, तो आयु स्तर के अनुसार आरटी में प्रवेश होता है। ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया के उपबंध भी इसमें लिखे गए हैं कि वह बालक जिसे कहीं प्रवेश नहीं मिला है तो उसको क्या करना है। और धारा नंबर 5 कहता है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। बालक जब चाहे तब अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करवा सकता है। उसे जो है वो 7 दिन के भीतर जो स्कूल है वो उसे स्थानांतरण ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगी, स्थानांतरण सर्टिफिकेट देगी। ये था आपका अध्याय नंबर 2। बात करते हैं अध्याय नंबर 3 में आती है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। अध्याय नंबर 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। धारा नंबर 6 कहता है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य होगा, यानी 3 वर्ष के अंतर्गत विद्यालय की स्थापना हो जानी चाहिए। धारा नंबर 7 कहता है कि वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व का हिस्सा किस प्रकार से रहेगा, राज्य सरकार कैसे वहन करेगी, केंद्र सरकार कैसे वहन करने वाली है। और माना जाता है कि राज्य सरकार का 40 का अनुपात रहेगा और केंद्र 60 देगी, और पूर्वोत्तर राज्य में 90-10 का अनुपात रहने वाला है। धारा नंबर 8 कहता है समुचित सरकार के कर्तव्य, समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा नंबर 2 कहता है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, जहां का वो स्थानीय कोई अधिकारी है उसके क्या कर्तव्य होंगे। और धारा नंबर 10 कहते हैं माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि बालक को कहीं ना कहीं प्रवेश दिलाए, ये कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य है। धारा नंबर 10। धारा नंबर 11 है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था रहेगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हम आंगनवाड़ी स्थापित करेंगे, जिसमें वर्तमान में चल रही है ना बाल वाटिका, उन बाल वाटिकाओं की स्थापना इसके तहत की जा रही है। तो ये था आपका अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 1, 2, 3 का मैं क्विक रिवीजन करता हूँ। अध्याय नंबर 1 है अध्याय, उसका नाम और इसमें कितनी धारा है और उस धारा का क्या उपबंध है वो मैं बोल के बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करें तो अध्याय नंबर 1 है जिसका नाम है, अध्याय 1 ले लेता हूं, जिसका नाम है प्रारंभिक। क्या नाम है? प्रारंभिक नाम, जिसमें धारा 1 और 2 आती है।
पहले में बात की गई है धारा नंबर 1 में नाम विस्तार और लागू कब होगा, प्रारंभ कब होगा। धारा नंबर 2 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बताई गई है, जैसे समुचित सरकार क्या होगी, बालक कौन होगा और प्रारंभिक शिक्षा क्या होगी, ये धारा नंबर 2 में। अध्याय नंबर 2 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसमें धारा 3 आती है, धारा 4 आती है, धारा 5 आती है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 तो कहती है कि विद्यालय स्थापित होने चाहिए। भाई विद्यालय स्थापित होने चाहिए, जैसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। धारा नंबर 4 क्या कहता है कि आयु स्तर के अनुसार प्रवेश दो। और धारा नंबर 5 कहता है कि बच्चे को 7 दिन के अंदर टीसी प्राप्त करने का हक है, वह ट्रांसफर करवा सकता है। उसके बाद में 3 कहती है, अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य, इसमें धारा नंबर 1 से लेकर 11 तक चलती है। 1 से क्या 6 से लेकर 11 तक। धारा नंबर 6 कहता है कि स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय की स्थापना करेंगे। धारा नंबर 7 कहता है वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। धारा नंबर 8 कहता है समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा नंबर 9 कहते हैं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा नंबर 10 कहते हैं माता पिता का कर्तव्य होगा कि बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाए। धारा नंबर 11 कहती है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों की स्कूल से पूर्व की जो शिक्षा होती है उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, आंगनबाड़ी या बाल वाटिकाओं की स्थापना सरकार करेगी। ये थी धारा नंबर आपकी 11 तक। अब बात करेंगे अपन अध्याय नंबर 4, जो सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है। अध्याय नंबर 4 है सबसे बड़ा अध्याय माना जाता है, जिसका नाम है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। विद्यालय भी कितने शब्द आते हैं? विद्यालय में 4 शब्द आते हैं, इसलिए धारा नंबर 4 अध्याय नंबर 4 में है विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। सबसे बड़ा अध्याय माना गया है। इसमें धारा नंबर 12 कहता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व क्या होंगे? 25% निजी स्कूल में प्रवेश निःशुल्क दिया जाएगा। धारा नंबर 13 कहता है कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रकार की फीस आप बच्चे से नहीं ले सकते। विद्यालय द्वारा उल्लंघन करने पर फीस का 10 गुना दंड लगेगा। यदि विद्यालय ऐसा करता है तो उसके 10 गुना दंड लगेगा जितनी उसने फीस ली है। अनुवीक्षण की प्रक्रिया करने पर पहली बार 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार 50,000 का और तीसरी बार ऐसा करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। विद्यालय अनुवीक्षण की प्रक्रिया अपनाता है, फीस लेता है तो 10 गुना का दंड लगा दो। अनुवीक्षण की प्रक्रिया अपनाता है तो आप उसे 25,000, 50,000 और तीसरी बार ऐसा करता है तो उसकी मान्यता को रद्द कर दो। ये कहा गया धारा नंबर 13 में। धारा नंबर 14 कहता है प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्रवेश के लिए आयु का सबूत है। आयु का सबूत न होने पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। वैसे सामान्यतः जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड आयु का सबूत माना जाएगा, या फिर किसी के द्वारा लिखा गया जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। लेकिन यदि वो भी नहीं है तो आप उसे प्रवेश के लिए क्या नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते। धारा नंबर 15 कहता है प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना है। सामान्यतः 30 सितंबर तक प्रवेश चलता है। धारा नंबर 16 कहती है रोकने व निष्कासन पर प्रतिषेध होना चाहिए, कि बच्चे को रोका नहीं जाए। 8वीं तक की जब भी उसका परीक्षा हो, 8वीं तक की पढ़ाई है तो उस पर निषेध होना चाहिए। ये धारा नंबर 16 में कहा, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें, राजस्थान में अब 8वीं में अनुत्तीर्ण किया जा सकता है, 2 माह में पुनः परीक्षा करवाई जाएगी। यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे फेल कर दिया जाएगा। अब ये 5वीं में भी लागू होगा, ये भी नोटिस आ चुका है। धारा नंबर 17 बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध है। 17 पर खतरा, यानी बच्चे को आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उत्पीड़न नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर अध्यापक को 3 माह का कारावास का प्रावधान है। अध्यापक को 3 साल की जेल हो सकती है। भाई अध्यापक सोच समझ के रहे। धारा नंबर 18 कहता है बिना मान्यता विद्यालय संचालित न करे। बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय होते हैं जिनको 8वीं तक की मान्यता है, वो 10वीं 12वीं चलाते हैं, तो बिना मान्यता के कोई विद्यालय संचालित नहीं करे। ऐसा किया है तो उसको 1 लाख का जुर्माना, उल्लंघन करने पर प्रति कार्य दिवस 10,000 रुपये का एडिशनल चार्ज उसके ऊपर लगाते रहो। धारा नंबर 19 कहती है विद्यालय के मानक एवं मानक क्या होने चाहिए। उसके अंदर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, टंकी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार के मान एवं मानक।
और धारा नंबर 20 है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास में होगी, कि अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन करना होगा तो केंद्र सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। धारा नंबर 21 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन होगा। धारा नंबर 21 विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन होगा। राजस्थान में 10 मई 2011 को इसका गठन किया गया। धारा नंबर 22 विद्यालय की विकास योजना एसएमसी के द्वारा बनाई जाएगी। विद्यालय की विकास योजना की बात की गई है और विद्यालय की विकास योजना एसएमसी बनाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। धारा नंबर 23 या कमेटी बोल सकते हो। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए? शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंध और शर्तें क्या होनी चाहिए कि कौन से व्यक्ति को शिक्षक बनाया जा सकता है? बीएसटीसी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, आरटेट होनी चाहिए, रीट होनी चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं की गई है। धारा नंबर 24 है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। शिक्षक के क्या कर्तव्य और उनकी शिकायतों को दूर कैसे किया जाता है? धारा नंबर 25 कहती है कि छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय में यह अनुपात 30:1 का रखा गया है और उच्च प्राथमिक में यह अनुपात रखा गया 35:1, यानी 35 छात्रों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। धारा नंबर 26 कहती है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। धारा नंबर 26 क्या कहती है? शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना, यानी 10% से ज़्यादा शिक्षक के पद खाली नहीं रह सकते हैं, नहीं हो सकते। धारा नंबर 27 कहती है गैर शैक्षिक कार्यों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने पर प्रतिषेध, यानी शिक्षा के अलावा अध्यापकों से कोई कार्य नहीं करवाना है। लेकिन राजस्थान सरकार ने तो अभी अध्यापकों से ही सब कुछ करवाना है, इस वजह से ये कार्य करने होंगे, जनगणना करनी होगी, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, चुनाव कार्य में लगाना है। धारा नंबर 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक होगी। धारा नंबर 28 प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता जिस शिक्षक का गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ के विद्यार्थी क्या करते हैं, जो सिलेक्ट हो जाता है उसी से पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए आपकी कोचिंगें हैं वो सिलेक्शन वाले लोगों की ही है। अध्याय 5 कहता है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन तैयार किया जाएगा, उसको किस प्रकार से पूरा करेंगे। धारा नंबर 29 से स्टार्ट है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, इसके लिए प्राधिकारी होगा। राजस्थान में RSCRT उदयपुर है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए कौन है प्राधिकारी? RSCRT उदयपुर है जी। चलते हैं, धारा नंबर 30 कहता है परीक्षा और उसके समापन पर प्रमाण पत्र देना है जी। परीक्षा के समापन पर प्रमाण पत्र देना है। अब अध्याय नंबर 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय नंबर 6 क्या कहता है? बालकों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, जिसमें धारा 31 है बाल शिक्षा अधिकारों को मॉनिटरिंग करना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया? 2005। याद होना चाहिए कि धारा 3 में राष्ट्रीय व धारा 17 में राज्य आयोग के कर्तव्य दिए गए हैं। राष्ट्रीय आयोग के धारा 3 में, राज्य के 17 में। धारा नंबर 32 है शिकायतों को दूर करना। शिकायतों को दूर करना, स्थानीय प्राधिकारी 3 माह में शिकायतों का निवारण करेगा। धारा नंबर 33 कहती है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होना चाहिए। गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे और इसका अध्यक्ष भारत का शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। भारत का शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। धारा नंबर 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। पहले राष्ट्रीय होगा 33 में और 34 में राज्य, जिसमें सरकार गठन राज्य सरकार करेगी। सदस्य 35 होंगे और अध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री होगा। उसके बाद में विशेष अपन बात करें तो कोई सदस्य 2 बार से अधिक सदस्य नहीं रह सकता इनमें। परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और बैठक 3 माह के भीतर होनी है। और अध्याय 7 है प्रकीर्णन, जिसमें धारा 35 है निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 है निर्देश जारी करने की शक्ति। केंद्र राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को तथा स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकता है। प्राधिकारी केंद्र सरकार स्थानीय प्राधिकारी को, स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी को। धारा नंबर 36 अभियोजन के लिए पूर्व में मंजूरी लेनी होगी। और धारा नंबर 37 क्या कहता है कि सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण होना चाहिए। और धारा 38 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, की सरकार अपने नियम अलग से भी बना सकती है। और धारा नंबर 39 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार की शक्ति, ये 2012 में जोड़ी गई थी।
कक्षा 6 से लेकर 8 तक के न्यूनतम 3 शिक्षक अवश्य नियुक्त है। 6 से 8वीं तक यदि कोई विद्यालय संचालित है तो उसमें न्यूनतम 3 शिक्षक तो होने ही होने चाहिए। एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस या कार्य शिक्षण कितने घंटे होना चाहिए? एक पूरा शैक्षिक वर्ष होना चाहिए, उसमें कक्षा 1 से 5 तक 200 दिवस होने चाहिए और 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, और 6 से 8वीं तक 220 दिवस और 1000 घंटे होने चाहिए। उसके बाद में शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे, एक शिक्षक को शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे तैयारी और शिक्षण के लिए होने चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक यदि 60 बालक है तो 2 शिक्षक, 61 से 90 है तो 3, 91 से 120 के 4, 121 से 200 तक 5 और 150 से अधिक होने पर 5 + 1 प्रधानाध्यापक होना चाहिए। और 6 से 8 तक का अनुपात कितना? न्यूनतम 3 शिक्षक तो होना ही चाहिए। उसके बाद में अनुपात 35:1, 100 से अधिक बालक होने पर पूर्णकालिक अध्यापक। वहाँ तो 150 के ऊपर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, यहाँ कितने पे? 100 के ऊपर ही एक अध्यापक प्रधानाध्यापक हो जाना चाहिए। ये थी आपकी RTE एक्ट। अब इसके PYQ का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। सुपर फास्ट अपन ने रिवीजन कर लिया, लगभग 20 से 25 मिनट अपने को हो चुके हैं RTE एक्ट में। अब क्वेश्चन है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम पूछा है। यहाँ अधिकार नियम किस वर्ष प्रभावशाली हुआ? तो 2010 में प्रभावशाली हुआ। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, राजस्थान निःशुल्क, राजस्थान सरकार का पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम है, ये 2011 में प्रभावशाली हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि राजस्थान नाम नहीं होता तब ये कब होता? 2010 आंसर हो जाता। ये देखो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? यहाँ ऐसे लिखा है मैंने कि कौन कौन से सत्य है या नहीं है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। बिल्कुल 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से कक्षा 6 तक ना, प्रारंभिक शिक्षा का 1 से 8 तक बात है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैपिटल शुल्क का अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा कोई शुल्क होता है, उसी को कैपिटेशन शुल्क बोलते हैं, कि फीस के अलावा कोई अन्य प्रकार का शुल्क। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 60वें वर्ष में किया गया था, बिल्कुल ये बात भी सही है। और संसद के विधेयक ने 15 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। ना जी, 15 अगस्त को राष्ट्रपति की नहीं आई थी, राष्ट्रपति की आई थी 26 अगस्त को। कब आई थी? 26 अगस्त 2009 को। तो 15 अगस्त की ये भी गलत। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाते, अपन ने पढ़ा था इस बात को। तीसरा है नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कारण अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो दोनों बात ही है, राज्य को करना है, ये बात भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी है, क्योंकि इससे संबंधित है, इस वजह से करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट माना जाएगा, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान RT शिक्षा नियम 2011 राजस्थान से संबंधित ज्यादा फोकसित रहता है। ये राजस्थान वाला में 2011 वाला अलग से करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसकी चर्चा आप इसमें नहीं की है। इधर है सूची, फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। गैर अनुदानित विद्यालय के अलावा प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। 1/3 सूची 2 वर्ष 21। SMC का गठन होगा धारा 21 में, यानी 1 में 3, धारा 21 में 1 में 3, 1 में 3, 1 में ही है। कार्यकारी समिति की बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों का 1/3 होगी, तो ये 1 है। बी में 4 और है क्या? बी में 4 3 माह, बी में 4। देखो ये तो 1 में तो हो गया 3, ए में 3 हो गया, सही है। बी में 1/3 होंगे,
कम से कम एक बार पाठशाला प्रबंधन समिति की बैठक होगी, 3 माह के अंतर्गत होगी। और आरटी की कौन सी धारा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन क्रियान्वयन की निगरानी करती है? मध्याह्न की निर्वहन की करती है। तो डी में 3 कर सकते हैं, फिर आप ए में 2। अच्छा, वैसे पूछा है प्रत्येक विद्यालय में पाठशाला प्रबंधन समिति गठित की जाएगी, 2 वर्ष के लिए की जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो आप। और ये धारा 21 में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे धारा 21 भी और ये 2 वर्ष के लिए एक ही बात है। एसएमसी का कार्यकाल 2 अलग से पढ़ेंगे इसको। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो छात्र अध्यापक से है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन से, विद्यालय विकास योजना से है, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति से है। तो सर कठिनाइयों की केंद्र सरकार की शक्ति तो अभी 39 जारी की है, छात्र अनुपात 25 में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन 33 में है, धारा 33 में है। और विद्यालय विकास योजना एसएमसी के द्वारा की जाएगी, ये 22 में है। तो यहाँ से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1 प्राथमिक विद्यालय और 35:1। चलते हैं नेक्स्ट। आरटी अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है। कौन से बच्चे किस विद्यालय में प्रवेश ले सकता है? केवल अल्पसंख्यक विद्यालय में, केवल निजी विद्यालय में, केवल राजकीय विद्यालय में, या सभी? किसी भी विद्यालय में ले सकता है आरटी के तहत प्रवेश, चाहे वो निजी है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, या फिर वो राजकीय विद्यालय है। आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार 1 से 5 तक अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 है तो 90 प्लस हो गई क्या? 90 प्लस हो गई तो 30 का अनुपात रख दो, 30 का अनुपात 1 यानी 30 का भाग लगाएंगे पर 90 में, तो 30 का भाग 90 में लगाएंगे तो 3 बार, तो 90 तक तो 3 रहेंगे, लेकिन 90 से ऊपर चला गया तो एक और लगाना पड़ेगा, तो 4 शिक्षक हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकारित लैंगिक डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? जहां तक साध्य व्यवहारिक हो, अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना है, बिल्कुल ये बात सही है। संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की अनुरूपता होनी चाहिए, सही बात है। गतिविधियों द्वारा बाल केंद्रित तरीकों से अधिगम होना चाहिए, बिल्कुल बालक पर आधारित अधिगम होना चाहिए, बालक को जैसे समझ में आए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? हिंदी नहीं होनी चाहिए, माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित कीजिए। विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व 5 में है क्या? ना जी, विद्यालय और इनके शिक्षकों के उत्तरदायित्व सबसे बड़ा अध्याय है, ये सबसे बड़ा अध्याय है जो स्टार्ट होता है अध्याय नंबर 12 से लेकर 28 तक चलता है, तो ये चौथा है, ये चौथा है, तो यहाँ से ये मिलेगा 4 में, तो यहीं में सही कर देता हूँ, इसका है 4। उसके बाद में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, तो ये 4 में नहीं है, ये किस में है? 3 में, इनका मिलान था इस वजह से इसे लिखा हुआ है। ये तीसरा अध्याय, इसका नाम तीसरा। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये है 6वां अध्याय। कौन सा है? 6वां। और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, ये 5वां अध्याय। ये कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय है। तो आपको बाकायदा अध्याय के नाम याद होने चाहिए और उसमें कौन कौन सी धारा है और उस धारा में क्या है, ये तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कितने अध्याय है, कितनी अनुसूची है, कितनी धारा है, किस अध्याय का नाम क्या है, उसमें कौन सी धारा आती है, उस धारा के अंतर्गत क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ में शिक्षक छात्र अनुपात आपको याद होना चाहिए और मतलब संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार से आए हैं, और राजस्थान नियमावली को अलग से मैं आरटी 2011 को अलग से करवा देता हूँ। और आज तक आरटी 2009 में इतना कुछ पढ़ लिया है तो आपका काम हो जाएगा। इसके बचे हुए आरटी के पीवाईक्यू के रूप में अपन फिर से चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में और करने वाले। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो अच्छा सा कमेंट करना,
क्लास को कंटिन्यू रखना है तो वो भी बताइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो कन्फर्म रूप से आप अन्य साथियों को भी शेयर करना। मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी तैयारी को अच्छी करते रहेंगे और आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम। धन्यवाद।